हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हम लोग क्या बताती हैं किताबें और खबरें। तो फिलहाल आज हम लोग इस चैप्टर को आपका अंतिम रूप देंगे। आपका थोड़ा सा ही बचा है, फिर उसके बाद हम शेष जो बचे हुए हैं हमारे प्रश्न उत्तर हम उनको आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है बच्चों किसी कोई डाउट? आगे बढ़ें। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं, हाथ खड़ा कीजिए, जिन लोगों ने घर पर जाकर अपने चैप्टर को अच्छे से रिवीजन किया है। चलिए, कोई बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं। बच्चों, आप इसको रिवीजन करते रहिए क्योंकि बिना रिवीजन के आपको चैप्टर याद नहीं रहेगा। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, देखिए, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कल हमने पढ़ा था लोगों की सामाजिक असमानताओं का के बारे में। हम लोगों को कुछ आपका पता करना था, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा और उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आपका व्यक्ति को आपके दफनाने के बीच हमको अमीरी और गरीबी यानी कि सामाजिक स्थिति में आपका विभिन्नता को आपका दर्शाया गया था, जिससे देखने लगता है कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग आपका गरीब थे। इस तरह की चीजों को हमने देखा। आइए हम लोग इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। क्या कुछ कब्रगृह खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कह रहे जो आपकी जो आपकी कब्र है महापाषाण यानी कि जो आपके बड़े पत्थरों की बनी हुई है, उसमें कभी कभी क्या हुआ है, एक से अधिक आपके कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लटकाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर एवं चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने द्वारा आ सकते थे। यानी कि इस तरह से गोलाकार रूप में उन लोगों ने अपनी कब्र को बनाया था कि चट्टान को हटाकर दूसरे शव को वो उसी जगह पर अंदर आपका दफना सकते थे। आगे देखते हैं, इनाम गांव को के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में प्रश्न नंबर 13 पर आप इनाम गांव को खोजो। क्लियर है? जो मैंने आपको सबसे पहला मैप दिखाया था उस मैप को देखना है। उसमें लिखा है यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन शायद जिनमें खाना और पानी हो, दफनाए सबके पास रखे जाते। देखिए, इनाम जो गांव है इसमें एक आपके विशिष्ट कुछ व्यक्तियों की क्या मिली, हमको कब्र मिली। जैसे उनको क्या मिला, जो आपके वयस्क यानी कि जो आपके जवान व्यक्ति होते थे, उनको क्या करते थे, गड्ढे में आपका सीधा लिटाते थे और सर कहाँ होता था उनका, उत्तर की ओर होता था। और कई बार क्या कह रहे हैं, घर के अंदर भी क्या मिली है, आपकी कब्र को दफनाया जाता। ठीक, ऐसे बर्तन शायद जिनमें खाना और पानी भी उनके साथ रखा जाता था, वो बर्तन भी उनके पास रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घर में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या कह रहे हैं, जो सबके पैर थे वो आपके मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में कारण बताओ। और क्या कर रहा है कि अपना एक कारण बताइए और उसमें उसको बताइए। ठीक, देखिए, हमको ध्यान देना चाहिए, पुरा पाषाण के जो युग के टाइम पीरियड हैं या फिर जो महापाषाण काल की चीजें हैं,
तो हर जो आपका कवर है वो आपकी यूनिक रही है, क्योंकि शायद उस समय में आपका सामाजिक विभाजन जैसे हमको आपका देखने के लिए मिला, कुछ क्षेत्र आधार पर भी हमको मिलता होगा या किसी वर्ग समुदाय पर भी, कि एक विशेष वर्ग के लोग अपने घर में ही अपने शव को दफनाते होंगे, कोई दूसरे वर्ग के लोग उसको बाहर दफनाते होंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमको अलग अलग प्रकार की जो आपकी कब्रें हैं वो सब हमको यहाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इनको आपको समझना चाहिए, ठीक, और इन पर हमको बात करना चाहिए। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अब देखिए, सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, उसको समझना भी चाहिए बच्चों, कि हमको क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन। जो हमको कंकाल मिलते हैं, कंकाल समझते हो, जो आदमी की हड्डियां हमको मिलती हैं, हड्डियां बहुत लंबे समय के बाद आपका डिकम्पोज होती हैं। क्लियर है? यानी कि हमारी खाल गल जाती है, सड़ जाती है, बाल वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी की में जो हड्डियां होती हैं, इनको डिकम्पोज होने में बहुत लंबा समय लगता है। कैसा लगता है? बहुत लंबा समय। देखिए, छोटे आकार के घर पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच का कोई बड़ा फर्क नहीं होता। कह रहे देखिए, हम कोई भी एक कंकाल हो तो हम उसको आसानी से पता सकते हैं कि बच्चे का है कि बड़े का है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच का अंतर फर्क नहीं होता। हम ये नहीं पता चलता कि कोई खास बड़ा फर्क नहीं होता कि ये लड़का था कि लड़की, बच्ची था या बच्चा। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? अब देखिए, प्रश्न बनता है, अगर कोई हमको आपको कंकाल मिलता है तो क्या हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये स्त्री का है या पुरुष का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं, क्या मिले हैं? गहने, तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ कई समस्या हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, और कह रहे समस्या ये है कि बहुत बार जो आपके पुरुष हैं वो भी क्या करते थे? आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग मतलब होता है आपका जेंडर, कि स्त्री है कि पुरुष। पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी हृदय स्थितियों की जांच करना। चूंकि महिला बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कोटि प्रदेश यानी कि कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। जो आपका कूल्हा होता है वो क्या होता है? पुरुषों की तुलना में आपका ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन के आधार पर है, और कह रहे कि हम आपके कूल्हे के आधार पर ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष। ये आधुनिक हमारा अध्ययन है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक के प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। उन्होंने चरक शास्त्र पर चरक संहिता नाम पर किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आधुनिक रचना 360 होती हैं, और आधुनिक रचना विज्ञान ने 206 से भी काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हड्डियों को जोड़ो और को जोड़कर ये सारी संख्या को बताया है। अब वो कितना बोलते हैं चरक में? 360, और हम कितना बोलते हैं? 206। तो चरक में जो जोड़ है और जो दांत है उन सबको इसमें ऐड कर कर हमको ये नंबर बताया। तुम्हारे शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा होगी? कह रहे कि उनको ये कैसे इतनी बड़ी जानकारी उनको पता लगी। आगे देखते हैं, जो आपके लोग थे इनाम गांव के, वो किस तरह के उनके काम धंधे यानी कि उनका ऑक्यूपेशन था। देखिए, इनाम गांव में पुरातात्विक विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुए, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरी एकत्र की गई थी।
क्या करी गई थी, ये सारी चीजें हमको एकत्र किए गए थे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ आपके उपयोगी चीजें हैं, आप इनको ध्यान रखिए। जैसे कुछ शब्द हैं, वेद क्या होता है, प्रार्थना क्या होती है, भाषा क्या है, रथ क्या है, यज्ञ क्या है, राजा क्या है, दास क्या है, महापाषाण क्या है, कब्र क्या है, कंकाल क्या है और लोहा क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ी। तो पढ़ी हैं तो हमको पता भी है, और पता है तो हमको बताने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए, कोई बच्चा है जो इनको बताना चाहेगा इनमें से किसी को? कोई भी ऐसा वॉलेंटियर बच्चा जो इन सबको बताना चाहे? बच्चों, है कोई? चलिए, कोई बच्चा नहीं है। आइए अब हम सबसे पहले यहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेल करो, यानी कि इनका सही मेल करना है। अभी जो आमने सामने लिखा गया है इनका सही मेल नहीं है, तो इनका सही मेल करना है। तो आइए हम इनको लिख कर करते हैं, ताकि जिस तरह से हम लोग इनको लिखें परीक्षा में सही मेल इनका हो सके, सुमेल कर सके। मैं सीधा ही आपका सुमेल करता चलूं। सबसे पहला है सूक्त। सूक्त के सामने लिखेंगे अच्छी तरह बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। दूसरा देखिए रथ। रथ का देखिए आप लोग, युद्ध में प्रयोग किया जाता है। एक है यज्ञ, तो यज्ञ को बोलते हैं अनुष्ठान। चार का है दास। दास का मतलब है गुलाम। पांच का है महापाषाण। इसको बोलते हैं सजाए गए पत्थर या बड़े पत्थर। इसको लिखिए। करो बच्चों, अच्छे से एकदम करिए, जल्दी से करिए। हो गया बच्चों? कर लिया कॉपी? सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं एक बार, यहाँ भी मिलान कर देता हूँ। सूक्त का देखिए, रथ का देखिए, यज्ञ का देखिए, दास का देखिए, और ये इसका देखिए। मैंने आपको लिख के भी दिखाया, देखिए इसको। कर लिया? अब हम चढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इनको ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहे हैं वाक्यों को पूरा करो, और कह रहे डैश डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। बताइए किस लिए करते होंगे दासों का प्रयोग? तो क्या करते होंगे, ध्यान दीजिए। तो ये होगा मालिकों की सेवा करने के लिए। यहाँ नीचे आ रहा है, एक मिनट रुको बच्चों, पहले में आ जाएगा मालिकों की सेवा करने। दूसरा हो जाएगा, जैसे दूसरा इसमें दिया है कि डॉट डॉट के महापाषाण पाए जाते हैं। कहाँ पाए गए थे? तो हमको पता होना चाहिए कि दक्खन भारत
उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। अगला देखिए, अगला है जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। किसको क्या काम करते थे? तो ये तो ही लिख सकते हैं, चिन्हों का। अगला देखिए, इसमें पोर्ट होल का इस्तेमाल के लिए होता था। पोर्ट होल का इस्तेमाल के लिए होता था, तो इसमें हम लोग यह लिख देते हैं, पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए। इसमें कमरे में जाने के लिए, ठीक है। एक और बचेगा इसमें आखिरी, इनाम गांव के लोग खाते थे। क्या खाते थे भैया? तो आपको पता होना चाहिए, अनाज, फल और मांस। लिख लीजिए इसको, अनाज, फल और मांस। कर लिया बच्चों? इसको देख लीजिए, पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए और गौर करिए। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? जल्दी बताइए। ये सिंपल कह रहा है कि जो आज हम आपकी किताबें पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में हमारी किताबें प्रचलित हैं, वो ऋग्वेद की किताबों से या ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। तो ये वाला प्रश्न हम लोग आपका देखेंगे 30 नंबर का। आप लोग नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। पढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। इसका आंसर देखते हैं थोड़ा सा, कैसे भिन्न है ये किताबें और क्या है इनका। थोड़ा सा देखिए, उत्तर में लिखिए, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी या छपी गई हैं, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ऋग्वेद की रचना के सदियों बाद इन्हें लिखा गया था। ऋग्वेद छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले
लिखिए इसको, बच्चों कॉपी करें आप इसको। देखिए हमने लिखा है कि ऋग्वेद और आज की पुस्तकें किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि उस समय क्या था, जो आज किताब पढ़ते हैं वो कैसी हैं, लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं, आपके प्रिंटिंग प्रेस से हमें मिलती हैं। लेकिन उस समय जो ऋग्वेद था उसका उच्चारण और श्रवण किया जाता था, और ऋग्वेद की रचना भी क्या हो गई है, ये सदियों बाद लिखी गई है, यानी पहले मौखिक रूप से ऋग्वेद था। करें इसे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम सारे चैप्टर को अच्छे से आपका देख चुके हैं, हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, कल इसके सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग अच्छे से समाप्त कर लेंगे। तो आप एक बार अच्छे से अपने चैप्टर को रिवीजन करिए, अपना होमवर्क भी करते रहिए, जो प्रश्न मैं आपको लिखा रहा हूँ आप इनको घर पर जाकर रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट बनता है, किसी प्रकार कोई कमेंट है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।